यूनाइटेड नेशंस, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर यह बना क्यों और इसकी कहानी क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर देश अपने हिसाब से चलता और किसी भी झगड़े का हल सिर्फ जंग से निकलता। ये कोई कल्पना नहीं है, एक जमाने में यही हकीकत थी और इसी हकीकत को बदलने के लिए जन्म हुआ था यूनाइटेड नेशंस का। चलिए इस ग्लोबल संस्था की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया का सबसे बड़ा डर था। हर तरफ बस तबाही थी, शहर के शहर राख हो चुके थे और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ये जानते थे कि अगर एक और ऐसी जंग हुई तो इसका मतलब होगा इंसानियत का खात्मा। और देखिए, इसी गहरे डर और तबाही के बीच से एक उम्मीद ने जन्म लिया, एक ऐसा आइडिया कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां सारे देश लड़ने के बजाय एक साथ बैठकर बात करें, और इसी आइडिया को नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? ऐसा नहीं कि ये एक दिन में बन गया। इसकी नींव रखी गई 1941 में अटलांटिक चार्टर के साथ। फिर जून 1945 में 50 देश साथ आए और उस ऐतिहासिक यूएन चार्टर पर साइन किया। और आखिर में 24 अक्टूबर 1945 वो तारीख है जब यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल तौर पर दुनिया के सामने आया। और शुरुआत हुई 51 संस्थापक सदस्यों से, पोलैंड को मिलाकर। जरा सोचिए इसके बारे में। वो देश जो कुछ ही वक्त पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो अब एक साथ आ रहे थे, एक ही कसम खा रहे थे कि अब से झगड़ों का हल गोली से नहीं बल्कि बोली से होगा। ये उस दौर में एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार था। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये यूएन काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसे ना एक तरह से पूरी दुनिया की पार्लियामेंट या पंचायत समझ सकते हैं, जहां दुनिया के सभी देश एक साथ आते हैं। चलिए इसके मेन पार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। जैसे किसी भी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यूएन के भी 6 मुख्य अंग हैं, या कहिए ऑर्गन्स। यह हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो अगर इन ऑर्गन्स को आसान भाषा में समझें तो जनरल असेंबली हो गई दुनिया की पंचायत। यहां हर देश को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सबके पास एक वोट होता है। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल, जो है दुनिया का पुलिसमैन, सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसा नाम से ही जाहिर है, कानूनी मामले देखता है। और सेक्रेटेरिएट वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी रोजमर्रा का कामकाज संभालता है। तो याद है, शुरुआत 51 देशों से हुई थी। आज की तारीख में यूएन परिवार में 193 सदस्य देश हैं, मतलब लगभग पूरी दुनिया ही इसका हिस्सा है। ये दिखाता है कि इसका दायरा वक्त के साथ कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, अब आते हैं यूएन के सबसे पावरफुल और शायद सबसे विवादित हिस्से पर, द सिक्योरिटी काउंसिल। ये वो कमरा है जहां दुनिया के शांति और सुरक्षा पर सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस काउंसिल के सेंटर में हैं 5 स्थायी सदस्य। कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें P5 भी कहते हैं। असल में ये वो देश थे जो दूसरा विश्व युद्ध जीते थे, इसीलिए उन्हें ये स्पेशल स्टेटस मिला। और इन 5 देशों के पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो का मतलब क्या है? आसान है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से एक ने भी नहीं बोल दिया तो बस खेल खत्म। वो प्रस्ताव वहीं फेल हो जाता है, भले ही बाकी के सारे सदस्य हाँ क्यों ना बोल रहे हो। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आखिर किया किसने है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये हैं सोवियत यूनियन और उसके बाद रशिया। अक्सर इसका इस्तेमाल उन प्रस्तावों को रोकने के लिए किया गया जो उनके या उनके सहयोगियों के हितों के खिलाफ थे। यही है वीटो पावर की ताकत, कि कैसे एक देश पूरी दुनिया के फैसले को रोक सकता है। अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में चलिए देखते हैं कि भारत कहां फिट होता है। भारत और यूनाइटेड नेशंस का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। भारत इसके सबसे अहम पार्टनर्स में से एक रहा है, बिल्कुल शुरुआत से ही। भारत 1945 में ही फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था। फिर 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित यूएन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा। और आज भारत G4 ग्रुप के हिस्से के तौर पर, जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राजील भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के लिए जोर शोर से अभियान चला रहा है। और भारत का योगदान सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। असल में यूएन के पीस कीपिंग मिशंस यानी शांति सेनाओं में भारत दुनिया के सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है और हमेशा से इस बात की वकालत करता रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को बदलना चाहिए ताकि वो आज की दुनिया की सच्चाई को दिखा सके। अक्सर जब हम यूएन के बारे में सोचते हैं तो जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल का ही ख्याल आता है, लेकिन यूएन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एजेंसियों का एक पूरा परिवार है जिनका काम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। ये नाम तो सबने सुने होंगे, है ना? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, यूनेस्को जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाता है, वर्ल्ड बैंक, IMF ये सभी UN परिवार का ही हिस्सा हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी हर फील्ड में इनका काम दुनिया भर में फैला हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण ग्लोबल ट्रेड में देखने को मिलता है। पहले 1948 में गैट नाम का एक एग्रीमेंट था जो सिर्फ सामान के ट्रेड को देखता था। फिर 1995 में बना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ज्यादा पावरफुल बॉडी है जो न सिर्फ सामान बल्कि सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मामलों को भी देखती है। तो ये सिस्टम भी वक्त के साथ विकसित हुआ है। और चलिए एक और दिलचस्प फैक्ट, UN में सारा कामकाज 6 ऑफिशियल भाषाओं में होता है। इन्हें याद रखने का एक आसान और मजेदार तरीका है SR फेस, यानी S से स्पेनिश, R से रशियन, F से फ्रेंच, A से अरबिक, C से चाइनीज और E से इंग्लिश। SR फेस आसान है ना? तो पूरी कहानी को समेटें तो यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था जंग की राख से एक बेहतर कल की उम्मीद में। लेकिन आज 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका ढांचा 1945 की दुनिया पर आधारित है, वो 21st सेंचुरी की चुनौतियों का सामना कर सकता है? क्या अब इसमें सुधार का वक्त नहीं आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया को मिलकर खोजना होगा। यूनाइटेड नेशंस, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर यह बना क्यों और इस